नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितेश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर, जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोला जाता है, पेपर नंबर 3। ठीक है, तो उसका चैप्टर नंबर 14 यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी देखने वाले हैं। उसका यूनिट 1 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी का डेफिनेशन देखेंगे। इसमें क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी का सिंपल मीनिंग ये है, सपोज एक बहुत बड़ा डेटा है, एक कोई भी डेटा आप देखेंगे तो बहुत ह्यूज होता है। अ डेटा इज़ एक्सट्रीमली ह्यूज। कोई पॉपुलेशन डेटा हो, चाहे किसी ग्रुप का इनकम हो, चाहे वेदर का डेटा हो, बहुत बड़ा होता है डेटा। कोई भी डेटा छोटा नहीं होता। तो इसके लिए, इसे प्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी में ये किया जाता है, अगर कोई बहुत बड़ा डेटा है तो उसमें से एक वैल्यू निकाला जाता है जो पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, तो उसमें से उस नंबर का वैल्यू उसे जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं इसे। सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टू क्लस्टर अराउंड अ सिंगल सेंट्रल और मिडिल वैल्यू। द सेंट्रल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एक और शब्द से जाना जाता है, विच इज एवरेज। ठीक है, तो जो उस बड़े डेटा से एक नंबर को चूज़ किया जाता है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हेंस एवरेज इज द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे डेटा का एवरेज जो है वो इकलौता एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। ठीक है, चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर ऑल्सो कॉल्ड एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये अब एमसीक्यू के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे नोट करके रखिए। जो मैंने स्टार लगाया है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरेज डिस्कवर्स यूनिफॉर्मिटी इन वेरिएबिलिटी एंड हैज़ रेलिवेंस फॉर हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन। देखिए, इस पॉइंट का एक बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। एवरेज जो है, इसे क्यों निकाला जाता है, इसका एक कारण है, एक रीज़न है। पॉपुलेशन जो है वो बहुत डिफरेंट होता है, हेटेरोजीनियस यानी बहुत डिफरेंट होना, सिमिलर नहीं होता है। ठीक है, जो एवरेज जो होता है वो जिसे एवरेज यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज एक ही होता है। ठीक है, तो एवरेज जो होता है वो यूनिफॉर्मिटी लाता है, क्योंकि वो एक ही सिंपल एक सिंगल वैल्यू निकालता है जो पूरे एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। दैट्स वाई वो काफ़ी काम आता है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही वो डेटा को प्रेजेंट कर देंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसमें से एवरेज निकाला जाता है, और वो एवरेज जो है वो यूनिफॉर्मिटी लाता है, वो एक स्टैंडर्ड क्रिएट करता है। ठीक है, जो आसानी लाता है। ठीक है, तो द एवरेजेस कैन बी क्लासिफाइड एज, इन एवरेज को यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम दो डिविजन्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा है पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज यानी किसी डेटा को अगर हमें एवरेज निकालना है, किसी डेटा में से एवरेज निकालना है, तो हम मैथमेटिकली किस तरह से हम निकाल सकते हैं, इन 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। और पोजिशनल एवरेज यानी आप देखते होंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी किया जाता है ना। जैसे वेदर का आपने देखा हो, कई तरीकों से हम एवरेज को प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें से ये है पोजिशनल एवरेज, जिसे मीडियन और मोड कहा जाता है। ठीक है, ये 2 तरीकों से ही हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। अदरवाइज अगर आपको मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन करना है तो ये मैथमेटिकल एवरेज का कहलाया जाता है, जिसमें से 3 तरीके होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो हम और भी काफ़ी गहराई से समझेंगे। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक मीन तक ही हम सीमित रहेंगे। ठीक है, मीडियन जो है, ये जो मीडियन है, इसे हम और भी 3 तरीकों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ठीक है, अब हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल हम यहीं पे इसका नाम जान रहे हैं, इंट्रोडक्शन जान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अरिथमेटिक मीन के बारे में हम जानने वाले हैं। अरिथमेटिक मीन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड डिनोटेड बाय एक्स बार। एक्स, इसके ऊपर अगर एक डैश है वो बार है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो सपोज एक डेटा है 1 2 3 4 5। ओके, तो उससे क्या किया जाएगा, उसे, क्योंकि ये डेटा जो है वो हेट्रोजीनियस है, तो उसे एवरेज निकाला जाएगा, राइट। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम लोगों को अरिथमेटिक मीन के अकॉर्डिंग चलना है तो वो सारे जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, उनको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, यानी वो जो डेटा है उसका हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि यहाँ पे 5 ही यहाँ पे हम लोगों के पास ऑब्जर्वेशंस थे, तो हम लोग ऐड करके उन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, समेशन ऑफ एक्स आई यानी एक्स को हम लोग एक वेरिएबल मानते हैं, और इस वेरिएबल को हम लोग ऑब्जर्वेशन से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है वो हेट्रोजीनियस होता है, वो बहुत सारे अलग अलग ऑब्जर्वेशन होते हैं, इसलिए हम उसे एक्स मानते हैं। आई जो है वो उसकी वेरिएबिलिटी को डिनोट करता है, क्योंकि वो काफ़ी सारे अलग अलग होते हैं ऑब्जर्वेशंस, तो उन ऑब्जर्वेशंस की वेरिएबिलिटी को आई डिनोट करता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, जैसे हम लोगों ने अपने सारे ऑब्जर्वेशंस लिए हुए थे, उन सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके अपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का रॉ डेटा में एरिथमेटिक मीन निकल के आएगा। रॉ डेटा यानी एकदम कच्चा डेटा, मतलब कोई इसे ग्रुप नहीं किया हो, कुछ भी, मतलब बिना किसी ग्रुप किए हुए उस डेटा को प्रेजेंट करना, बस ऐसे ही लिख देना। ठीक है, ऐसे ही लिख देना, उसे हम रॉ डेटा बोलते हैं। ओके, यहाँ पे एक डेटा के और भी तरीके होते हैं, जैसे अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा यानी अगेन, लेकिन रॉ डेटा से थोड़ा सा डेवलप्ड होता है। ठीक है, अनग्रुप डेटा वो होता है जो टेबुलर फॉर्म में, टेबल के तरीके से हम उसे प्रेजेंट करते हैं, उसे अनग्रुप डेटा बोलते हैं। या डिस्क्रीट डेटा आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिस डेटा को काउंट किया जा सके। ठीक है, काउंटेबल होता है वो। उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन। समेशन है ये जो सिंबल है उसे समेशन बोला जाता है। ठीक है, टोटल करने का सिंबल है, ये निशानी है। ठीक है, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। हम इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो उसका टेंशन मत लीजिए। फिलहाल इतना समझ लीजिए, एक डेटा, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन यानी एक पर्टिकुलर नंबर, एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ डेटा कितना बार रिपीट होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स आई, यानी जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, यानी एक ग्रुप में, एक टेबल में अगर यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, तो जो भी ऑब्जर्वेशन के बाजू में फ्रीक्वेंसी होगी उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन, और नीचे जो है वो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, सो गाइज, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि ये एक रॉ डेटा ही है, लेकिन इसे ग्रुप किया गया है। ये भी अनग्रुप्ड है, दिस इज नॉट इवन ग्रुप्ड, ये अनग्रुप्ड ही है, लेकिन इसे टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। तो ये डिस्क्रीट डेटा है, यानी अनग्रुप्ड डेटा। डिस्क्रीट यानी काउंटेबल, और अनग्रुप्ड डेटा है जिसको कोई ग्रुप में नहीं डाला गया हो। ठीक है, इसका ज़्यादा मत सोचिए, बस इतना समझ लीजिए, ये डिस्क्रीट डेटा है जो काउंटेबल है और टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया गया हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अभी ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1 3 बार आया है इस डेटा में, 2 4 बार आ चुका है, 3 जो है वो 7 बार आ चुका है, 4 जो है वो 2 बार आ चुका है, 5 जो है वो 3 बार आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम इस प्रकार करते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल रॉ डेटा में ना बहुत सारी जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट करते हैं, इसीलिए हम इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस करस्पॉन्डिंग यानी बाजू वाले फ्रीक्वेंसी जो डेटा का जो कॉलम है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 × 3 3, 2 × 4 8, 3 7 21, 4 2 8 है, 5 3 15 है। ठीक है, तो हम लोग इस कॉलम को हम लोग ऐड करेंगे, दिस इज ऐड। ठीक है, इसका समेशन करेंगे यानी ऐड करेंगे तो 55, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा था, सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स बार मिलेगा, यानी एक एवरेज मिलेगा एरिथमेटिकली। ठीक है, समझ में आ गया, ये एक तरीका है। ओके, ये एक्स बार यानी मीन है, एवरेज है, मीन भी बोला जाता है। अगर हम लोग मैथमेटिकली निकाल रहे हैं तो उसे हम लोग मीन कहते हैं। ठीक है, एवरेज को अगर हम लोग मैथमेटिकली निकालते हैं तो उसे मीन कहा जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, समेशन एफ आई, यानी इसको जो डिनोमिनेटर में है इसे हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी देखिए ग्रुप्ड और कंटिन्यूस डेटा। ग्रुप्ड और कंटिन्यूस डेटा एक ऐसा डेटा है जो बहुत ही बड़ा होता है, जो कंटिन्यू होता रहता है, जैसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। मतलब सपोज 1 और 10 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। देखिए, देखा जाए तो 1 to 10 के बीच में फाइनाइट नंबर ही है, लेकिन उसके भी देखिए आप डेसिमल में जाएंगे तो बहुत लंबा आपका जो है वो डेटा बन जाता है। क्यों डेटा बनेगा अगर डेसिमल में जाएंगे? तो अगर आप हाइट को कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइट वेट, तो इस डेटा में जो है वो बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस बनते हैं, बहुत ही बड़ा डेटा बनता है। ठीक है, क्योंकि किसी की हाइट 10.1 हो सकती है, किसी की हाइट 5.7 हो सकती है। तो इसीलिए ये जो डेटा होता है वो ग्रुप्ड होता है और कंटिन्यूस डेटा होता है, क्योंकि उसे हम लोग अलग अलग से लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, ना ही हम लोग टेबल में एक एक नंबर लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा डेटा हो जाएगा और उसे समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, आई यू एबल टू अंडरस्टैंड? इसीलिए ग्रुप्ड और कंटिन्यूस डेटा को हम लोग उस कैटेगरी में डालते हैं जहाँ पर हम हाइट वेट जैसे चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अभी इसे भी हम लोग इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक्स आई जो है वो क्लास मार्क है, क्लास मार्क को हम लोग और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, आप आगे के लेक्चर्स में स्टे ट्यून्ड रहिए। ठीक है, अभी देखिए वेटेड अरिथमेटिक मीन। सपोज कोई ऑब्जर्वेशन है जिसका वेट ज़्यादा है, यानी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसे कैटेगराइज करेंगे। तो ये तो ज़्यादा काम नहीं आता है, लेकिन आप सिर्फ समझने के लिए इसे समझ लीजिए। ठीक है, इसका एक्स बार जो होता है, देखिए वेट की जगह पे हम लोग डब्ल्यू लिख रहे हैं, यानी वेट फ्रीक्वेंसी की जगह पर हम लोग वेट लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप यही समझ लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग पहले लिखेंगे और जो अनइम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग नीचे लिखेंगे। इसका कोई आपको लोड नहीं लेना है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझने के लिए एमसीक्यू के इंपॉर्टेंस के लिए समझ लीजिए। ठीक है, वेयर डब्ल्यू आई इज इक्वल टू वेटेजेस। ठीक है, वेटेज यानी इंपॉर्टेंस, समझ में आ गया आपको? ओके, जैसे कि रैंक समझ लीजिए। रैंक जो है, सपोज अगर कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है तो हम लोग उसको पहले लिखेंगे, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है हम लोग उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस अकॉर्डिंग हम लोग इस
मीन को निकालते हैं जो कि है वेटेड एरिथमेटिक मीन। ओके, नीचे देखते हैं कंबाइंड, ग्रुप्ड और पूल्ड मीन। इसके 3 नाम है, कंबाइंड, ग्रुप्ड और पूल्ड मीन। यानी कि एक ऐसा मीन निकालना जो कंबाइंड है, जो सपोज दो ग्रुप्स है, इसमें से एक N1 है और एक N2 है, ठीक है। आपको दोनों ग्रुप का आपको मीन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। इसका बहुत ही आसान है। सब पहले आपको पहले वाले ग्रुप का x बार निकालना होगा और दूसरे के लिए आपको दूसरे का निकालना पड़ेगा, ठीक है। और आपको दोनों को टोटल करना है और दोनों N1 और N2 को टोटल करके आपको डिवाइड कर देना है। तो आपको x बार यानी ये C है, यहाँ पे ये स्मॉल c लिखा है जो डिनोट कर रहा है कि ये क्या है, एक कंबाइंड ग्रुप्ड मीन है। कंबाइंड ग्रुप्ड और या पूल्ड मीन है। कंबाइंड मीन भी बोल सकते हैं, ग्रुप्ड मीन भी बोल सकते हैं और पूल्ड मीन भी बोल सकते हैं। आपको इसको निकालने के लिए हम लोगों ने अभी देख लिया है कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे निकाला है, समेशन xi अपॉन n। तो ये N1 है, इसमें ये N1 है और सेकेंड ग्रुप के लिए हम लोग अलग से इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और दोनों को ऐड कर देंगे और N1 और N2 को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पे लिखा है N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन फर्स्ट ग्रुप x1 बार इज इक्वल टू मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेकेंड ग्रुप इन सेकेंड ग्रुप और x2 बार इज इक्वल टू मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप। बहुत आसान है, हम लोग आगे समझ देखने वाले हैं इसके, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन देखने वाले हैं। हम लोगों ने सारे इसके अलग अलग तरीके के जो फॉर्मूलाज हैं वो देख लिए हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं कि ये कैसा होता है, या हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ जानने वाले हैं, ठीक है। इसके तत्व क्या है? इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, अगर सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वल है, सब सेम है, दैट इज कांस्टेंट। तो अगर समझो k, सपोज k से k देन am इज ऑल्सो k, तो उसका जो भी टोटल आएगा वो वही होगा जो रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशंस है। सपोज सारे 1 है, सारे 2 है, तो इसका मीन भी 2 ही आएगा या 1 ही आएगा, ठीक है। इसका ज़्यादा टेंशन मत लेना, लेकिन इसका MCQ जरूर आता है, तो आप ध्यान से इसको समझ लीजिए। सम ऑफ डिविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर AM इज 0। इसका मतलब समझना पड़ेगा। देखिए, सम ऑफ डिविएशंस यानी डिविएशंस का मतलब होता है गैप, डिस्टेंस या दूरियां, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। सम ऑफ डिविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि आप इसको यहाँ पे मैथमेटिकली देख लीजिए, xi माइनस x बार। एक ऑब्जर्वेशन को अगर हम लोग उसके मीन, जो टोटल उसका मीन है, जो हम लोगों ने उसका मीन निकाला, एक ऑब्जर्वेशन को उसके मीन से माइनस करेंगे तो उसका जो भी टोटल आएगा, उसके उन सारे डिविएटेड ऑब्जर्वेशंस का टोटल आएगा। डिविएशंस यानी माइनस करना, यानी गैप, डिविएशंस, ठीक है। तो हम लोग एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे उसके मीन के साथ। जैसे xi यानी एक ऑब्जर्वेशन, उसके मीन यानी x बार को माइनस किया है, तो उसका टोटल क्या आता है? 0 आता है। देखिए यहाँ पे 0 लिखा है मैंने, ठीक है। एंड फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसमें समेशन fi इंटू xi माइनस x बार, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत आसान है। अगर ऐसा कुछ आए तो आपको 0 लिखना है, 0 टिक करना है, ठीक है, MCQs में। सो गाइस देखिए, ये जो है ना fi यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन है, बीच में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग xi माइनस x बार, जो हम लोगों ने लिखा ना ये ब्रैकेट, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। तब हम लोगों को जो अगर मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर होगा वो 0 ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हमने स्टार करके रखा है, आप भी लिख के रखिए इसको और स्टार कर दीजिए, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। यहाँ पे क्या था? सम ऑफ डिविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर AM, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन को अगर हम लोग इसके मीन से माइनस करेंगे तो 0 आता है ना। और उसका टोटल, सिर्फ ये नहीं, टोटल करके अगर उसका माइनस किया हुआ कॉलम को टोटल करेंगे ना तो इसका आंसर 0 आएगा। यानी अगर आप सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशंस फ्रॉम देयर AM इज मिनिमम, अगर आप उसका सम करेंगे और उसकी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखा है, बहुत आसानी से आप समझ लीजिए। इसी को ही अगर आप स्क्वायर करेंगे, इसका ही अगर आप स्क्वायर करेंगे और इसका टोटल करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन को अगर आप माइनस करेंगे उसके मीन के साथ और आप इसका स्क्वायर करेंगे तो और इसका टोटल किया जाएगा, तो आपका आंसर जो है मिनिमम आएगा, मतलब सबसे छोटा आंसर आएगा, ठीक है। इसका ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी में ही आएगा, ठीक है। आप इसको याद रख लीजिए और इसको टिक कर लीजिए, स्टार कर लीजिए। गाइस अगर आपको समझ में ना आया तो मैं आपको एक बार लास्ट टाइम बता देता हूँ। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस फ्रॉम देयर AM इज मिनिमम। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जर्वेशन को उसके मीन के साथ माइनस करेंगे और उसका टोटल निकालेंगे, सपोज करस्पॉन्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऑब्जर्वेशन को उसके मीन के साथ माइनस करेंगे और उसका उन ऑब्जर्वेशंस का टोटल करेंगे, जो माइनस किए हुए ऑब्जर्वेशंस हैं उनका टोटल करेंगे और उनका स्क्वायर करेंगे, उन टोटल हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करेंगे, कौन से ऑब्जर्वेशंस का? जो माइनस किए हुए ऑब्जर्वेशंस है ना, उनका स्क्वायर करेंगे तो उनका टोटल का आंसर मिनिमम आएगा, यानी सबसे कम आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल तैयार किया था इसके पहले, उसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करें हम लोगों का जो ये वैल्यू निकालने के लिए xi माइनस x बार का। तो ये देखिए इस प्रकार मैंने यहाँ पे क्या किया है, हर एक
एक्स आई यानी हर एक ऑब्जर्वेशन को इसके मीन से माइनस किया है। मीन कैसे निकाला हम लोगों ने, 55 डिवाइडेड बाय 19 यानी एक्स आई अपॉन एफ आई, इसका टोटल समेशन 55 अपॉन 19 फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है, उसका हम लोगों ने डिवाइड किया तो 2.89 जो है हम लोगों का आंसर आया है। उसको हम लोगों ने हर एक ऑब्जर्वेशन से माइनस किया, 1 माइनस 2.89 तो माइनस 1.89, 2 माइनस 2.89 माइनस 0.89, तो इस प्रकार ये 0 है गाइज, दिस इज 0, ठीक है। इस प्रकार ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट इन बिटवीन। इस प्रकार हम लोगों ने हर एक को माइनस किया, 3 इसमें से इसको माइनस किया, एंड देन दिस केम। सो इस तरह हम लोगों ने इसका टोटल निकाला। ये अगर आप यहाँ पर डिस्क्रीट का अगर आप डिस्क्रीट नहीं, अगर रॉ का देखते हैं तो आपका ये करेक्ट हो जाता है। रॉ डेटा का अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये इतना ही चाहिए होता है, लेकिन अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं तो हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टोटल के साथ, ठीक है। 0.55 इंटू 19, ठीक है, कितना है इसका आंसर, 19 इंटू 0.055 0.55 इज इक्वल टू 10.45, तो ये इसका मिनिमम वैल्यू है, ओके। एंड यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकाला, माइनस 1.89 का स्क्वायर किया तो ये आया। हम लोगों ने हर एक का स्क्वायर निकाला, करस्पॉन्डिंग स्क्वायर का निकाला हम लोगों ने, जो इसका टोटल आया ये भी जो है मिनिमम नंबर है, ठीक है, 10.0605 ये मिनिमम है, सबसे कम है, ठीक है। हम लोगों ने इसका कंसेप्ट समझ लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है। अभी हम लोग एएम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, एएम इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में जानने वाले हैं, इस पूरे कंसेप्ट को जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो एएम जो है वो दोनों से अफेक्ट करता है, एएम विच इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम लोग एक एरिथमेटिक मीन को हम लोग कुछ पर्टिकुलर नंबर से अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इसका जो टोटल होगा जो हम लोग ऑब्जर्वेशंस को हम लोग ऐड करते करते टोटल करेंगे तो उसका टोटल भी उन जो भी नंबर से हम लोग ऐड करेंगे उतने ही नंबर से बढ़ा हुआ दिखेगा जिसका टोटल होगा। तो इसका मतलब, और वाइज वर्सा अगर हम लोग माइनस करेंगे, सपोज हम लोगों ने कोई एक ऑब्जर्वेशन लिया और हम लोगों ने उसको एक पर्टिकुलर नंबर से हम लोगों ने ऐड किया, ठीक है, हम लोगों ने पर्टिकुलर नंबर को ऐड किया, तो उस पर्टिकुलर नंबर से हम लोगों ने हर ऑब्जर्वेशन को ऐड करने के बाद जो टोटल निकाला, तो उसका एरिथमेटिक मीन, जो टोटल निकाल के हम लोग उसका एरिथमेटिक मीन निकालेंगे ना, तो जो एरिथमेटिक मीन होगा ना वो भी उस पर्टिकुलर नंबर से ऐड होकर दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप इस पर टेंशन मत लो, हम लोग इसका अलग से वीडियो में जानने वाले हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए, एएम जो है वो इफेक्ट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से, चेंज ऑफ स्केल से भी अफेक्ट होता है, यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबसे इफेक्ट होता है एएम, ठीक है। दैट इज, अगर हम लोगों ने y, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, जो हम लोग लिखते हैं लीनियर इक्वेशन को, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, देन y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार। y मतलब इसका ये मतलब है कि हम लोग बार निकालने के बाद यानी मीन निकालने के बाद हम लोग उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो हम लोगों का आंसर में कोई अफेक्ट नहीं होगा, वो वैसा ही होगा, मतलब उसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ लीजिए, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। एएम कैन नॉट बी डिटरमाइन ग्राफिकली, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैथमेटिकली जो भी है मैथमेटिकली हम लोग एएम, जीएम और एचएम, जो हम लोगों ने यहाँ पे 3 तरीके के हम लोगों ने एवरेजेस पढ़े, मैथमेटिकल एवरेजेस, एएम, जीएम एंड एचएम, ठीक है। हम लोग इन तीनों को हम लोग कभी भी ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझ लिया है इस बात को भी। अगर ये एक लास्ट पॉइंट है, अगर if all the observations are changed then the net change divided by the total number of observations should be added to the old mean to get the new mean, that is new mean is equal to, ये theoretically लिखा हुआ है, हम लोग इसको हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकली पढ़ने वाले हैं। अगर आपको न्यू मीन निकालना है और आपको ओल्ड मीन दिया गया है तो आप क्या करेंगे, नेट चेंज मतलब जो पुराने मीन से नए मीन में आने के लिए जितना चेंज हुआ है उसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोग डिवाइड करेंगे, प्लस हम लोग ओल्ड मीन से ऐड कर देंगे, तो जो हमारा वैल्यू होगा, जो टोटल होगा, वो न्यू मीन से होगा, ठीक है। समझ लिया आप लोगों ने, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ, आई होप, मुझे लगता है कि आपको यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन आया होगा, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, डीपली सारे सम्स के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ तक ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।